सभी को मेरा नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी। तो आज हमें देखना है प्रेमचंद युग की कहानी। तो चलिए आइए इसे हम पढ़ते हैं। तो प्रेमचंद युग की कहानी का जो डेट है वो है 1914 से 1936 ईस्वी तक। तो हिंदी कहानी के विकास में ये तीन आते हैं: प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी, प्रेमचंद युग की कहानी और प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी। तो प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी हमने पढ़ लिया था, तो आज हमें पढ़ना है प्रेमचंद युग की कहानी। तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। प्रेमचंद युग का आरंभ 1915 ईस्वी से माना जाता है। प्रेमचंद का युग का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1915 से माना जाता है, 1915 ईस्वी से। और 1936 ईस्वी के बाद युग को हम प्रेमचंदोत्तर युग कह सकते हैं। किसके बाद हम प्रेमचंदोत्तर युग कह सकते हैं? 1936 ईस्वी के बाद हम ये हिंदी युग को हम प्रेमचंदोत्तर युग कह सकते हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी? तो पंच परमेश्वर कहानी। कब विकसित हुई थी? तो 1915 ईस्वी में। यह एक आदर्शवादी कहानी थी। पंच परमेश्वर जो प्रेमचंद की कहानी थी वह एक आदर्शवादी कहानी थी। ठीक है। प्रेमचंद शताब्दी से पद दलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों के आवाज थे। इस वर्ड का मीनिंग क्या निकल रहा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से, मतलब बहुत पहले से ही, शताब्दी से पद दलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों के आवाज थे। मीन जो कृषक थे, किसान थे, जिस पे दबाव होता था, अपमानित किया जाता था, उस पे जो शोषण किया जाता था, उनके ये आवाज़ थे। ये अपने कहानी के माध्यम से लोगों तक अपना आवाज़ पहुंचाते थे कि उस पे कैसे अपमानित किया जा रहा है, उसको कैसे शोषण किया जा रहा है। उसके बाद जो है, असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। जो असहाय नारी थी, जो नारी पे विद्रोह किया जाता था, शोषण होती थी उसके लिए वो जबरदस्त वकील के रूप में काम करते थे। वो उनके आवाज़ थे, वो लोग को सपोर्ट करते थे और उनमें हो रहे बदनामी को, शोषण को, उसका विद्रोह करते थे वो अपने लेख के द्वारा। उसके बाद है, गरीबों और बेबसों के महत्व के प्रचारक थे। उसके बाद है, गरीबों और बेबसों के महत्व के प्रचारक थे। मीन जो गरीब थे, जो बेबस लोग थे, उन लोग के महत्व के प्रचारक थे। उनके बारे में वो लिखते थे, कैसे गरीब लोग कैसे अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत कुछ वो सीख देते थे अपने कहानी पद के माध्यम से। प्रेमचंद की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो समाज सुधारक भी हम कह सकते हैं। तो आदर्शवादी जैसी भी कहानियाँ लिखा करते थे। तो ये बहुत प्रचलित कवि रह चुके हैं। बहुत अच्छे कहानियाँ, पद, सब कुछ ये लिखते थे। आगे चलिए पढ़ते हैं। प्रेमचंद ने अपने युग की दुर्व्यवस्था को अपनी कहानियाँ और उपन्यासों का विषय बनाया। क्या कहा जा रहा है? गौर से पढ़िएगा। प्रेमचंद ने अपने युग की दुर्व्यवस्था और अपनी कहानियों और उपन्यासों का विषय बनाया। मीन जब प्रेमचंद जिस समय थे, वो कहानी या पद लिख रहे थे या उपन्यास वो लिख रहे थे, तो उस टाइम जो उस युग में जो उनकी परिस्थिति थी, जो दुर्व्यवस्था थी, वो अपने कहानियों और उपन्यासों का विषय बनाया। साथ ही सामाजिक कुरीतियों और विडंबनाओं पर गहरी चोट की। ये तो महिलाओं के लिए ज़बरदस्त वकील थे, कृषक के आवाज़ थे और अपने कहानी और उपन्यासों में अपने युग की दुर्व्यवस्था को उन्होंने दर्शाया। उसके साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियों और विडंबनाओं पर गहरी चोट की। मीन सामाजिक में हो रहे दिक्कत, उसमें सामाजिक शोषण, वो सब पे इन्हें गहरी चोट की, उसके लिए भी आवाज़ बने। उसके आगे है उसके कुछ प्रमुख कहानियाँ। मीन प्रेमचंद की कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं जो बहुत प्रचलित है और महत्व है, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। तो पहली है कफन, दूसरी पूस की रात, उसके बाद शतरंज के खिलाड़ी, उसके बाद दूध का दाम, फिर है नशा, फिर बड़े भाई साहेब, उसके बाद अलगे योद्धा, उसके बाद नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर और ईदगाह मंत्र आदि प्रमुख हैं। ये सब इनकी प्रेमचंद की कहानियाँ थी। ये सब कहानी बहुत ही अच्छे। ईदगाह कहानी तो बहुत अच्छी है, ये हमें सेमेस्टर 4 में पढ़ना भी है ईदगाह। अब चलिए आगे है प्रेमचंदोत्तर कहानियाँ।
तो हमने प्रेमचंद युग की कहानियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी। तो अब आइए आगे पढ़ते हैं प्रेमचंदोत्तर मीन स्वतंत्रोत्तर भी कह सकते हैं, उसकी कहानियाँ 1936 से लेकर आज तक। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी का विकास तेजी से हुआ। मीन प्रेमचंद जब थे उनका युग था, उसके बाद हिंदी कहानी का विकास और तेजी से हुआ। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद हिंदी कहानी की, क्या बोला जा रहा है, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद हिंदी कहानी की दो प्रमुख धाराएं उभर कर आई। प्रेमचंद और जयशंकर के बाद दो प्रमुख धाराएं उभर कर आई। पहला प्रगतिवादी, दूसरा मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। पहला क्या है, दो धाराएं जो सामने आई उभर कर, वो थी पहली प्रगतिवादी कहानियाँ, दूसरा मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। पहला चलिए प्रगतिवादी कहानियाँ में हम पढ़ते हैं क्या है। प्रगतिवादी कहानियों को प्रगतिशील, यथार्थवादी या सामाजिक कहानियाँ कहा जाता है। प्रगतिवादी कहानियों को क्या क्या कहा जाता है, प्रगतिशील, यथार्थवादी या सामाजिक कहानियाँ। ठीक है। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ यथार्थवाद से प्रेरित होकर जो कहानियाँ लिखी जा रही थी उन्हें प्रगतिवादी कहानियाँ कहा गया। क्या बोल रहे हैं, जो प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ, उसका स्थापना के साथ यथार्थवाद से प्रेरित होकर जो कहानियाँ लिखी जा रही थी उन्हें ही प्रगतिवादी कहानियाँ कहा जा रहा था। 1936 में जब इनका स्थापना हुआ, उसके बाद जो यथार्थवादी से लोग प्रेरित होकर जो लेखक लोग कहानियाँ लिख रहे थे उसी को प्रगतिवाद कहानियाँ कहा जा रहा था। अब आगे है, इनमें यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क, ये लोग लेखक हैं। तो क्या नाम आया, पहला यशपाल, दूसरा उपेंद्रनाथ अस्क, पांडे बेचन शर्मा उग्र, उसके बाद विष्णु प्रभाकर, फिर है अमृतलाल नागर आदि प्रमुख है। ये लोग जो है यथार्थवादी से प्रेरित होकर लिख रहे थे कहानियाँ। और भी कवि है, तो ये लोग कुछ प्रमुख लेखक हैं। इन कहानीकारों ने सामाजिक समस्याओं को कहानी का विषय बनाया। ये लोग जो थे यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क, पांडे बेचन शर्मा उर्ग, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, ये लोग सामाजिक समस्याओं को अपनी कहानी का विषय बनाया। प्रेमचंद की तरह इनकी दृष्टि धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़ियों, आर्थिक शोषण आदि पर दृष्टि गई। ये लोग कभी कवि का नज़र किस नज़रिए से देख गया, तो प्रेमचंद के नज़रिए से। जैसे प्रेमचंद अपने कहानियाँ में लिखा करते थे, जो जिससे विषय बनाते थे, उसी प्रकार इन कुछ प्रमुख कवि लोग भी, लेखक लोग भी ये सबको अपना विषय बनाया। क्या क्या था, तो धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़ियाँ, आर्थिक शोषण आदि पर दृष्टि गई इन लोगों को भी। और इन्होंने उन पर करारी चोट की है। इन्होंने भी गरीब वर्ग को अपनी कहानियाँ के केंद्र में रखा था। ये लोग भी कवि है जो प्रेमचंद की ही तरह गरीब वर्ग को भी अपनी कहानियाँ में केंद्र में रखकर चलते थे, रखा था। तथा मध्यम वर्गीय जीवन की भिन्नताओं पर भी कई कहानियों ने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी, तथा जो मध्यम वर्गीय के जीवन में जो दुख दुविधाएं आ रही थी उस पर भी कहानी लिखी। इन कहानीकारों में यशपाल का विशेष स्थान है। इन कहानीकारों में यशपाल की विशेष स्थान है। ठीक है, कौन से कवि, ये लेखक की, तो यशपाल की। उन पर मार्क्सवाद के साथ साथ फायर के मनोविश्लेषणवाद, किसके, तो फायर के मनोविश्लेषण का प्रभाव नजर आता है, जिसमें पर्दा, उत्तराधिकारी, काला आदमी, फूलों का कुर्ता, धर्मदास आदि उनकी चर्चित कहानियाँ हैं। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो है मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, जिसमें दो धाराएं आई थी। पहले धाराएं हमने पढ़ ली, अब सेकेंड धाराएं है वो है मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। तो चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में प्रेमचंद के बाद कुछ ऐसे कहानीकार आए जिन्होंने व्यक्ति के मन को कहानी के केंद्र में रखा। इन कहानीकारों की दिलचस्पी सामाजिक कार्यों में कम और व्यक्ति की व्यक्तिगत पीड़ाओं, मानसिक अंतर्द्वंद
के चित्रण में अधिक थी। चलिए इस लाइन को हम समझाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ होती किस प्रकार की है, चलिए पहले ये जान लेते हैं। जो कहानी इस प्रकार लिखी जाती है, जो अंतर्वंद की कहानी होती है, व्यक्तिगत के अपने मन के अंदर की पीड़ाओं की, जो किसी से तो कुछ कहता नहीं है लेकिन मन में चल रहे खुद में अंतर्द्वंद बातों के बारे में लिखी जाती है, उसी प्रकार की कहानियों को मनोवैज्ञानिक कहानियाँ कहते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि हिंदी में प्रेमचंद के बाद कुछ ऐसे कहानीकार आए, प्रेमचंद के बाद कुछ ऐसे कहानीकार लोग आए, लेखक आए, जिन्होंने व्यक्ति के मन को कहानी के केंद्र में रखा, जिन्होंने कहानी का विषय किसे बनाया, तो व्यक्ति के मन को, ठीक है, उसी को कहानी के केंद्र में रखा। इन कहानीकारों की दिलचस्पी, ये जो लेखक थे उन लोगों की दिलचस्पी सामाजिक कार्यों में कम थी और व्यक्ति की व्यक्तिगत पीड़ाओं, मानसिक अंतर्द्वंद, वही अंतर्द्वंद का मतलब होता है अंदर के मन की पीड़ा, जो बात चल रही होती है, वो अंतर्द्वंद के चित्रण में अधिक थी। ठीक है, ये सब में वो सामाजिक कार्यों को छोड़कर वो सब में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। ये व्यक्तिगत की पीड़ाओं, मानसिक अंतर्द्वंद में दिलचस्पी ज़्यादा थी और उन्हीं को कहानी का विषय बनाते थे ये। उसके बाद है मनुष्य के आंतरिक द्वंद के कारण इनकी कहानियाँ में मनोवैज्ञानिक सत्य और चरित्र के व्यक्तिगत विशिष्टता विशेष रूप से व्यक्त हुई। ठीक, उसके आगे है इन कहानीकारों में लेखक जैनेंद्र का प्रभाव नजर आता है। इस टाइप के कहानीकार में जो है लेखक जैनेंद्र का भी प्रभाव नजर आता है और उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, जो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं जो लिखी गई है, जिसमें व्यक्तिगत की पीड़ाओं, अंतर्द्वंद की चल रही पीड़ाओं के बारे में लिखा है। जो कहानी में, उस कहानी का नाम चलिए जानते हैं। तो ये किसकी कहानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, लेखक जैनेंद्र की। तो ये कहानी है पहला पाजेब, फिर है एक रात, फिर विलम देश की राजकन्या, उसके बाद है जयसंगी, फिर है मास्टर जी आदि। इसी प्रकार अगले कवि इलाचंद्र जोशी, पहले तो हमने जैनेंद्र कवि के कहानी को देखे, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। अब आते हैं किसकी दूसरा नाम है, इलाचंद्र जोशी की कहानियाँ। मनोवैज्ञानिकता का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखता है इनकी कहानियों में, मनोवैज्ञानिकता का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी कहानियाँ हैं, जिसमें प्रसिद्ध कहानियाँ हैं चरणों की दासी, होली, अनाश्रित, प्रत्यक्षता, मैं, मेरी डायरी के निरस पृष्ठ। इसके बाद है अगले कवि लक्ष्मी नारायण की प्रमुख कहानियाँ, ये भी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ ही है, जिसमें पहला है जय दोल, फिर है पठार का धीरज, रोज, शरणदाता, होली, बोन की बतखे, लेट बॉक्स। ये थी लक्ष्मी नारायण की कहानियाँ। तो आगे हम और पढ़ेंगे। धन्यवाद। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कहानी के तत्व या उसे भेद भी बोल सकते हैं, वो देखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जाए। मैं रेगुलर वीडियो डालती हूँ। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें ज़रूर से ज़रूर, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं और वीडियो डालूँ। और जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जितने भी कर रही हूँ, सब इम्पोर्टेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसका एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, तो मुझे मालूम है क्या क्या आता है। तो जितना भी मैं वीडियो डाल रही हूँ सब इम्पोर्टेंट डाल रही हूँ। तो आप लोग कृपया करके इसे पढ़ें, नोट्स बनाएं और आपका एग्ज़ाम ज़रूर देखिएगा, अच्छा जाएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आता ही आता है। कवि लोग की जो कहानियाँ हैं वो भी याद करें, वो सब भी पूछता है। तो धन्यवाद, इसी तरह प्यार देते रहें। धन्यवाद।